अर्थव्यवस्था और आजीविका। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकाई 5 है ये, हिस्ट्री 10वीं क्लास का। किसी भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि एवं उद्योग होता है ना। कृषि और उद्योग से क्या होता है, आमदनी होता है। ठीक है, इनकम जो होता है वो इनकम के आधार पर ही देश चलेगा, जिस पर लोगों की आजीविका निर्भर करती है। आधुनिक युग में कृषि की तुलना में उद्योगों का महत्व बहुत अधिक बढ़ा है और देश की अर्थव्यवस्था में इनके योगदान में भी समानुपातिक वृद्धि हुई है। जिस अनुपात से खेती में वृद्धि हुआ, उसी अनुपात से उद्योग से भी आमदनी में वृद्धि हुई। इसी को बोल रहा है समानुपातिक। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध यानी 1750 के बाद का समय है, ब्रिटेन विश्व का पहला देश बना जहां कृषि क्षेत्र एवं उद्योग जगत में मशीनीकरण प्रारंभ हुआ, यानी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और औद्योगिकरण के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। औद्योगिकरण अथवा उद्योगों की बृहत रूप में स्थापना उस औद्योगिक क्रांति की देन है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा न होकर के मशीनों के द्वारा होता है। अब इससे पहले क्या हो रहा था, जब तक औद्योगिक क्रांति नहीं हुआ तब तक हाथ से सामान बनता था, है ना। जब मशीन आ गया तो मशीन से उत्पादन शुरू हो गया, तब उत्पादन की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा हो गई। उसमें उत्पादन बृहत पैमाने पर होता है, बड़े पैमाने पर, और जिसकी खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। किसी भी देश के आधुनिकीकरण का एक प्रेरक तत्व उसका औद्योगिकरण होता है। कोई भी देश आधुनिकीकरण कैसे होगा, तो पैसे से होगा। अब पैसा कहाँ से आएगा, तो औद्योगिकरण के फलस्वरूप यदि व्यापार बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र व्यापक होगा, आमदनी ज़्यादा होगी तो आधुनिकीकरण होगा। नए नए मशीनों का आविष्कार एवं तकनीकी विकास पर ही औद्योगिकरण निर्भर करता है। इसके प्रेरक तत्व के रूप में मशीनों के अलावा पूंजी निवेश और श्रम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। मान लीजिए औद्योगिकरण के लिए हमको पता है कि मशीन चाहिए, व्यवस्था चाहिए, ज़मीन चाहिए, तो पूंजी चाहिए ना। बिना पूंजी का और बिना मजदूर का तो होगा नहीं। ये बता रहा है कि इसका महत्वपूर्ण स्थान है। साधारणतया औद्योगिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीनों द्वारा कारखानों में होता है। इस प्रक्रिया के तहत ही ब्रिटेन में सर्वप्रथम घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान कारखाना पद्धति ने ले लिया। औद्योगिकरण की शुरुआत कहाँ हुई, ब्रिटेन से हुई। सन 1750 ईस्वी तक ब्रिटेन मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश था। देश की 80% जनसंख्या गांवों में निवास करती थी। अपना और अपने आश्रितों का भरण पोषण वह कृषि द्वारा करती थी। सूत उद्योग, ऊन उद्योग, कांच, लोहा और मिट्टी के बर्तन का उद्योग गांवों में कृषकों द्वारा किया जाता था। इन उद्योगों में काम करने वाले कारीगर अपने हाथ से अथवा हाथ से चलाए जाने वाले यंत्रों से वस्तुओं का उत्पादन करते थे। इन उद्योगों में प्रमुख कपड़ा उद्योग था। यूरोप के अन्य देशों के साथ साथ ब्रिटेन में भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार यानी अपने देश के अलावा दूसरे देश में बेचना, जो प्रायः घरों में मानव चालित यंत्रों के द्वारा होता था। 17वीं 18वीं शताब्दी में शहरों में गिल्ड प्रथा का प्रचलन था। गिल्ड से जुड़े उत्पादक निपुणता एवं विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। हाँ, गिल्ड प्रथा था, और गिल्ड प्रथा में क्या है कि उत्पादक जो है, जो भी सामान बना रहे हैं, वो अपने काम में निपुण हैं और ख़ास प्रकार के सामान को बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। उनका व्यापार पर एकाधिपत्य था, मतलब पूरे तरह से अधिकार था। अतः बढ़ती हुई मांगों की वजह से ये व्यापारी गांवों की तरफ रुख करने लगे।
उन्होंने गांव के किसानों और मजदूरों से काम लेना शुरू किया। मांग जब बढ़ गया तो इनको मजदूर ज़्यादा चाहिए था इन व्यापारियों को, इसलिए वो गांव की तरफ रुख किया, किसान और मजदूर से काम लेना शुरू किया। उन्हें प्रशिक्षण देकर वे अपने नियंत्रण में रखने लगे। उत्पादित वस्तुओं की बढ़ती हुई मांगों ने गांव में भी रोजगार के अवसर प्रदान किए और कुटीर उद्योग का बहुत अधिक विकास हुआ। कुटीर उद्योग यानी छोटे पैमाने पर उद्योग, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं एवं बच्चों की भी भागीदारी बढ़ी। ब्रिटेन के गांव में रंगाई एवं छपाई का काम भी होता था। इसके बाद उसका निर्यात उपनिवेशों के बाजार में कर दिया जाता था, जहां पर इन्होंने जिस देश पर अपना कब्जा किया हुआ था साम्राज्यवादी नीति के तहत। इस तरह औद्योगिकरण, जिसमें उत्पादन का मशीनीकरण हुआ, के पहले भी औद्योगिक विकास का दौर जारी था। जब तक मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था उससे पहले भी औद्योगिक विकास का दौर जारी था, जिसमें घरों में मानव श्रम से कुटीर उद्योग के द्वारा उत्पादन किया जाता और कुटीर उद्योग विकासोन्मुख था, यानी घरेलू उद्योग विकास की ओर अग्रसर था। यह दौर आदि औद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है। जब औद्योगिकरण नहीं हुआ उससे पहले का जो औद्योगिक विकास था उसको कहा गया आदि औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के कारण ब्रिटेन में स्वतंत्र व्यापार और अहस्तक्षेप की नीति, यानी व्यापार जो होगा तो व्यापारी लोगों को राज्य की तरफ से पूरा सहायता दिया जाएगा, ना कि उनको व्यापार करने में हस्तक्षेप किया जाएगा। इससे ब्रिटिश व्यापार को बहुत अधिक विकसित किया। उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। तत्कालिक ढांचे के अंतर्गत व्यापारियों के लिए उत्पादन में अधिक वृद्धि कर पाना असंभव था, क्योंकि उस समय मानव श्रम जो था एक लिमिट था, जितना वो करना चाहते थे उतना तो कर रखे थे। अब उससे ज़्यादा उत्पादन तो वो कर नहीं सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? कच्चे माल का अभाव था। एक तरफ बुनकरों को धागे के अभाव में काफ़ी समय तक बेकार बैठे रहना पड़ता था, तो दूसरी तरफ सूत काटने वाले हमेशा ही व्यस्त रहते थे, है ना। पूरे समय काम करने वाला एक बुनकर 6 सूत काटने वाले लोगों द्वारा तैयार किए गए धागों का उपयोग कर सकता था। यानी बुनकर जो है 6 आदमी सूत बैठ के काटेगा तो एक ही बुनकर उसके सारे सूत से सामान बना लेगा। इस कारण बुनकर ज़्यादा समय बैठे रहते थे, सूत काटने वाले ज़्यादा काम करना पड़ता था। ऐसी स्थिति में ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जिससे सूत का, बुनकर तो चाहिए नहीं, बुनकर तो है, सूत का अभाव है, सूत धीरे धीरे काटा जा रहा है ना, जिससे सूत का उत्पादन जो है बोल रहा है काफ़ी बढ़ सके, सूत का उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा। तो बुनकर तो है ही कपड़ा बुनने के लिए। यही वह सबसे प्रमुख कारण था जिसकी वजह से ब्रिटेन में औद्योगिकरण के आरंभिक वर्षों में आविष्कारों की जो एक श्रृंखला बनी वह सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र से अधिक संबंधित था। उनको सूत ज़्यादा चाहिए था, तो ऐसा मशीन का आविष्कार किया गया जो ज़्यादा सूत बना सके। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में नए नए यंत्रों और मशीनों के आविष्कार ने उद्योग जगत में ऐसी क्रांति की सूत्रपात किया जिससे औद्योगिकरण एवं उपनिवेशवाद दोनों का मार्ग प्रशस्त हुआ। औद्योगिकरण हुआ, ज़्यादा सामान का उत्पादन हुआ, ज़्यादा सामान का उत्पादन हुआ तो उसको खपाने के लिए ज़्यादा बाजार चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश बनाया गया। सन 1969 में बोल्टन निवासी रिचर्ड आर्कराइट ने सूत काटने की स्पिनिंग यहाँ बता रहा है कि यहाँ बता रहा 1769 में बोल्टन निवासी रिचर्ड आर्कराइट ने सूत काटने की स्पिनिंग फ्रेम नामक एक मशीन बनाई जो जल शक्ति से चलती थी। सन 1770 में स्टैंड हिल निवासी जेम्स हारग्रीव्स ने सूत काटने की एक अलग मशीन स्पिनिंग जेनी बनाई। इसमें 16 तकवे एक पहिए के घूमने से चलते थे, अतः इसकी सहायता से 8 सूत एक साथ काटा जा सकता था। मतलब 8 सूत काटने वाले का काम ये मशीन अकेला कर सकता था।
सन 1773 में लंकाशायर के जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया, जिसके द्वारा जुलाहे बड़ी तेज़ी से काम करने लगे। जुलाहे यानी कपड़ा बुनने का काम, बुनकर का काम जल्दी जल्दी होने लगा और धागे की मांग और बढ़ गई। सन 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल बनाया, जिससे बारीक सूत काटा जा सकता था। अब सूत काटने वाला फिर से मशीन ले आया, कौन? सैमुअल क्रॉम्पटन ने। सन 1785 में एडमंड कार्टराइट, है ना, एडमंड कार्टराइट ने वाष्प से चलने वाला पावरलूम नामक करघा तैयार किया। इसी समय बेनर नामक व्यक्ति ने कपड़ा छापने का एक यंत्र बनाया। टॉमस वेल के बेलनाकार छपाई के आविष्कार ने तो सूती वस्त्रों की रंगाई और छपाई में नई क्रांति ला दी। तो देख लीजिए यहाँ पर कितना, शुरू में तो छोटा मोटा मशीन बनाया, बाद में पावर लूम आ गया तो मेन मशीन आ गया, इस पर कपड़ा बड़ा तेज़ी के साथ में कपड़ा बुना जाने लगा। ठीक है, और साथ में सूती वस्त्र पर रंगाई और छपाई के लिए बेलनाकार छपाई मशीन टॉमस वेल आविष्कार कर दिया। इन आविष्कारों के फलस्वरूप सन 1820 तक ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग में काफ़ी वृद्धि हुई। इन उद्योगों में सन 1769 में जेम्स वाट द्वारा बनाए गए वाष्प इंजन की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, है ना। और वाष्प इंजन से क्या चलाया गया? पावर लूम चलाया गया। चूंकि वस्त्र उद्योग की प्रगति लोहे एवं लोहे के उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करती थी, क्योंकि मशीन तो लोहा से बनेगा, है ना, इसलिए अंग्रेज़ों ने इस उद्योग पर बहुत अधिक ध्यान दिया। कोयला और लोहा के उद्योग पर, कोयला से भाप बनेगा गरम करके, ठीक है, भाप से चलेगा मशीन और लोहा का मशीन बनेगा, इसलिए उसने कोयला और लोहा पर भी ज़्यादा ध्यान दिया। इस ब्रिटेन में कोयले और लोहे की खानें थी। वाष्प इंजन बनने के बाद अपने देश के लिए तथा निर्यात करने के लिए रेलवे इंजन तैयार होने लगे। वाष्प इंजन जब बन गया तो अपने देश में भी सामान इधर से उधर ले जाने के लिए और विदेश भेजने के लिए भी, उसको तो समुद्र के किनारे पहुंचाएगा ना। मेन तो ये आइलैंड देश है ना, चारों तरफ लगभग में इसका जो है सब लगभग में ज़्यादातर इसका साइड जो है समुद्र का किनारा है, और समुद्र के यहाँ से व्यापार होगा तो रेलवे ट्रैक बिछाया गया जो वाष्प से चलने वाले मशीन से चलता था रेल का इंजन, और समुद्र के किनारे सामान को पहुँचाता था। वहाँ शिप पर लाद दिया, और शिप भी वाष्प भाप से चल रहा है। जहाँ कहीं उपनिवेश में भेजना तो आसानी से भेज सकता था। सन 1815 में हम्फ्री डेवी ने खानों में काम करने के लिए सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। अब यहाँ पर के सेफ्टी लैंप क्या, पहले क्या था, कोयले के खान में कोयला खोदते वक्त में तो अंधेरा रहता था, तो अंधेरा के लिए दिया लेके जाते थे, दिया जलाते थे कि अंधेरा ना रहे। और वहाँ पर कभी कभी कारखाने में कोल गैस निकलती है ना, तो जैसे मीथेन होता ना हमारे सिलेंडर में, वैसी गैस निकलती थी। पूरा गैस के कारण जो था पूरा कोयला के खान में आग लग जाता था, मजदूर सब फंस जाते थे और मारे जाते थे। और चूँकि ज़मीन में बहुत गहराई में होता था तो वहाँ पानी वानी की व्यवस्था भी उतना सही से नहीं था, तो कई दिन खान में आग लगा रहता था, बड़ा मुश्किल से बुझाया जाता। तो हम्फ्री डेवी क्या किया, खुद लैंप बनाया ना, तो लैंप के चारों तरफ लगा दिया जाली। ठीक है, अब जाली जब लग गया ना तो गैस जो था जाली के अंदर जा कर के जलता था, लेकिन आग बाहर नहीं आता, समझे, आग बाहर नहीं आता। जैसे मीथेन गैस का सिलेंडर यहाँ खोल दोगे ना और बाकी सब सिस्टम कहीं से उसको आग नहीं मिले, और वहाँ खोल दोगे, अब बगल में जो अंदर में दिया जला दोगे, गैस उसके अंदर जा के जलता रहेगा, ठीक है, लेकिन बाहर जाके सिलेंडर में आग नहीं पकड़े। इसी तरह से हम्फ्री डेवी ने खान में काम करने वाले के लिए सेफ्टी लैंप बना दिया, तो जब जाली लगा दिया तो खान में आग लगना बंद हो गया, जिससे कोयला का पैदावार बढ़ गया, कोयला उत्पादन बढ़ गया ना कोयला का निकालने का। इसी तरह से सन 1815 ईस्वी में हेनरी बेसेमर ने शक्तिशाली भट्ठी विकसित करके लोह उद्योग को और भी बढ़ावा दिया। अब लोहा का अयस्क होता है, तो अयस्क को पिघला करके उसकी अशुद्धि दूर करके उसमें से लोहा प्राप्त किया जाता है, और फिर लोहा से ढेर सारा काम हुआ, तो भट्ठी बड़ा बना दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोहा
लोहा के अयस्क को पिघला के ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध लोहा प्राप्त किया जा सकता था। मशीनों एवं नए नए यंत्रों के आविष्कार ने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया। फलस्वरूप उद्योग एवं व्यापार के नए नए केंद्रों का जन्म हुआ। लिवरपूल में स्थित लंकाशायर सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र बनाया गया। मैनचेस्टर भी सूती वस्त्र उद्योग का बड़ा केंद्र बना। ये सब अभी भी बड़ा केंद्र है, समझे। सन 1805 के बाद न्यू साउथ वेल्स ऊन उत्पादन का केंद्र बना और बड़े बड़े भेड़ फार्मों की स्थापना हुई जहाँ भेड़ से ऊन प्राप्त किया जाता था। रेशम उद्योग तथा सन उद्योग भी ब्रिटेन में बहुत विकास हुआ। वहाँ पर हमारे यहाँ सन पटसन से प्राप्त किया जाता, वहाँ पर लिनेन से। लिनेन जो होता छोटा पौधा होता, समझे। औद्योगिकरण में ब्रिटेन में सस्ते श्रम की आवश्यकता की भूमिका भी अग्रणी रही। वहाँ पर मजदूरी सस्ता था। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में 12 बंदी प्रथा की शुरुआत हुई, जिसमें जमींदारों ने छोटे छोटे खेतों को खरीदकर बड़े बड़े फार्म स्थापित कर लिए। अपनी जमीन बेच देने वाले छोटे किसान भूमिहीन मजदूर बन गए। ये आजीविका उपार्जन करने के लिए काम धंधों की खोज में निकटवर्ती शहर चले गए। ठीक है, जमीन छोटा किसान सब अपना बेच दिया और चले गए, या तो मजदूर बन गए और काम धंधा के खोज में शहर में चले गए, या उसी फॉर्म में काम करने लगे जिसके हाथ से वो अपना ज़मीन बेचा था। इस तरह से मशीनों द्वारा फैक्ट्री में काम करने के लिए असंख्य मजदूर कम मजदूरी पर भी तैयार हो जाते थे। सस्ते श्रम ने उत्पादन के क्षेत्र में सहायता पहुंचाई। फैक्ट्री में उत्पादित वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने और कच्चा माल को फैक्ट्री तक लाने के लिए ब्रिटेन में यातायात की अच्छी सुविधा उपलब्ध थी। रेल मार्ग शुरू होने से पहले नदियों एवं समुद्र के रास्ते व्यापार होता था। नदी पोतों द्वारा लाया जाने वाला माल सरलतापूर्वक तटपोतों अर्थात समुद्री जहाज़ों तक ले जाया जाता था, है ना। नदी पोत द्वारा नदी से माल लाया, उसको आराम से ले जाता था कोस्टल रीजन में, समुद्र तट में जहाज़ तक। जहाजरानी उद्योग में यह देश विश्व में अग्रणी देश था। उस समय सबसे ज़्यादा पानी वाला जहाज इसी के पास था। नौसेना भी सबसे बड़ी किसका है? ब्रिटेन का। तब नहीं उतना ज़्यादा उपनिवेश बनाया, जिसका आर्थिक लाभ औद्योगिकरण की गति को तीव्र करने में सहायक बना। इसके पास जहाजी बेड़ा ज़्यादा था, ज़्यादा सामान उठा करके अपने उपनिवेश में भेज सकता था। औद्योगिकरण की दिशा में ब्रिटेन द्वारा स्थापित विशाल उपनिवेशों ने भी योगदान दिया, जैसे भारत। इन उपनिवेशों से कच्चा माल सस्ते दामों से में प्राप्त कर रहे थे। सरकार तो इन्हीं की थी ना यहाँ पर, तो यहाँ से कपास वपास अपना इंडिया से ले जाते थे। ऐसे ही ढेर सारे उपनिवेश बना रखे तथा उत्पादित वस्तुओं को वहाँ के बाज़ारों में महंगे दाम पर बेचना ब्रिटेन के लिए आसान था। और हमारे यहाँ क्या किया था? हमारे यहाँ कपास से सामान बनाने वाले पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। तो यहाँ का वस्त्र उद्योग चौपट हुआ। तो वस्त्र तो लोगों को चाहिए कहीं ना कहीं से, तो वहाँ का भारत का वस्त्र उद्योग चौपट हुआ तो इंग्लैंड का वस्त्र बिकना शुरू हो गया। उपनिवेशवाद। मशीनों के आविष्कार और फैक्ट्रियों की स्थापना से उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। उत्पादित वस्तुओं के खपत के लिए ब्रिटेन तथा आगे चलकर यूरोप के अन्य देशों को, जहां कारखानों की स्थापना हो चुकी थी, बाजार की आवश्यकता पड़ी। इससे उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। इसी क्रम में भारत ब्रिटेन का एक विशाल उपनिवेश के रूप में उभरा। संसाधनों की प्रचुरता ने उन्हें भारत की तरफ व्यापार करने के लिए आकर्षित किया। हमारे यहाँ ढेर सारे संसाधन हैं, बड़ी मात्रा में लोहा भी है, कोयला भी है और कपास का भी उत्पादन ढेर सारा होता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा कार्यशाला था जो बहुत ही सुंदर एवं उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करता था। जब तक मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था, भारतीय हस्तकला, शिल्प उद्योग तथा व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण कायम था। मशीन का आविष्कार नहीं हुआ उससे पहले भी सरकार तो उसकी आ रही थी ना। कुछ कहीं पर ब्रिटिश का सिरा नियंत्रण था, कहीं पर सहायक संधि द्वारा उस राज्य को नियंत्रण में कर रखा था। शिल्पकारों को दी जाने वाली मजदूरी इतनी कम होती कि कई बार उन्हें न्यूनतम जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी भी नहीं दी जाती थी।
बहुत कम मजदूरी देता था ये सामान सब बनाने वाले को, समझ गए। अंग्रेजी व्यापार एजेंट की मदद से यहाँ के कारीगरों को पेशगी रस्म दे करके उनसे उत्पादन कराते थे। पहले ये पैसा दे देता था कि इतना सामान बना के देना, पेशगी दे देता था, एडवांस। ये एजेंट गुमास्ता कहलाते थे। ये गुमास्ता शिल्पकारों से सामान भी मनमाने दाम पर खरीदते और उनका निर्यात इंग्लैंड करते थे। सन 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर एक्ट व्यापार पर से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिपत्य समाप्त कर दिया गया और स्वतंत्र व्यापार की नीति का मार्ग प्रशस्त किया गया। अभी तक भारत से कौन व्यापार कर रहा था? सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब फ्री कर दिया, अब भारत के साथ इंग्लैंड की जितनी कंपनी है वो सब व्यापार करने लगे। ठीक है। सन 1850 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्योगों को विकसित करने के लिए अनेक ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से इस अवधि में एक के बाद एक देसी उद्योग लगातार खत्म होने लगे। कहाँ के? भारत के भी और इंग्लैंड के भी। ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई मुक्त व्यापार की नीति की वजह से भारत में निर्मित वस्तुओं पर ब्रिटेन में बिक्री के लिए भारी कर लगा दिया गया। यानी भारत का सामान जो बिकता था ना ब्रिटेन में, उस पर टैक्स लगा दिया। अब ब्रिटेन का सामान जो भारत में बिकेगा उस पर टैक्स नहीं लगाया। इसका मतलब भारत का सामान ब्रिटेन में महंगा हो गया, अब ब्रिटेन का सामान भारत में सस्ता हो गया। जैसे अभी अमेरिका ने लगाया आप पर 50% टैरिफ, यानी आपका सामान जो यहाँ से 100 रुपया वाला जा रहा था वो वहाँ पर 150 रुपया का हो गया। तो आपका सामान वहाँ पर नहीं, इंडिया मेड वाला सामान नहीं बिकेगा। ठीक है। भारत से कच्चा माल का निर्यात किया जाने लगा, कपास का, लोहे सबका। भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर सीमा शुल्क और परिवहन कर भी लगाया जाने लगा। अब भारत में रहने वाले अंग्रेजों को विशेष सुविधाएं प्रदान की गई तथा यहां आयात निर्यात की सुविधा के लिए रेलवे का निर्माण किया गया। धीरे धीरे ब्रिटिश पूंजी से भारत में कारखानों की स्थापना की जाने लगी। सूती वस्त्रों का आयात भी किया जाने लगा। सन 1850 के बाद मैनचेस्टर से भारी मात्रा में वस्त्र आयात शुरू हो गया। भारत में अब कुटीर उद्योग के शिल्पकारों और काश्तकारों को कच्चा माल के लाले पड़ गए। यानी यहाँ पर जो कपड़ा उपड़ा बना रहे हैं ना, या लोहा सब का सामान सब जो बना रहे हैं ना, उनको कच्चा माले नहीं मिल रहा, सब तो अंग्रेज उठा के ले जा रहे हैं। उन्हें मनमानी कीमत पर कच्चा माल खरीदना पड़ता था। यानी भारत में अगर कोई काम करेगा तो महंगा कपास खरीदता था, महंगा कपास खरीदता तो सामान बनाता था, महंगा होता। इस तरह से जुलाहे बुनकर सबकी स्थिति शिल्पकार की, काश्तकार की समाप्त हो गई। अतः धीरे धीरे कुटीर उद्योग बंद करके ये शिल्पकार और कारीगर खेती करने को मजबूर हो गए। 1850 के बाद जब भारत में कारखानों की स्थापना शुरू हुई तब यही बेरोजगार लोग गांवों से शहरों की तरफ पलायन कर गए, जहां उन्हें मजदूर के रूप में रख लिया जाता था। एक तरफ जहां मशीनों का आविष्कार ने उद्योग एवं उत्पादन में वृद्धि कर औद्योगिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की थी, ठीक है, वहीं भारत में कुटीर उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच गया। भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारत के उद्योग के लिए निरुद्योगीकरण की संज्ञा दी गई है। तो आपसे पूछेगा निरुद्योगीकरण क्या है? भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना। औद्योगिक उत्पादन से भारत में कुटीर उद्योग तो बंद हो गए, लेकिन वस्त्र उद्योग के लिए कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां देसी एवं विदेशी पूंजी लगाकर खोली गई, जिससे कारखाना उद्योग को बढ़ावा मिला। कारखानों के स्थापना के क्रम में सन 1830 से 40 के दशक में बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा ली थी। सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल की नींव 1851 में बम्बई में डाली गई। यहाँ पारसी, गुजराती और बोहरा मुसलमान आदि जातियों के लोग सूती धागे और सूती कपड़ा तैयार करने वाले आधुनिक कारखाने के निर्माण में लग गए थे। पारसी लोग, गुजराती लोग और बोहरा मुसलमान सब। पारसी कावस जी नानाजी दाभार ने सन 1854 में पहला कारखाना निर्मित किया और तभी से इस उद्योग का इतिहास भारत में शुरू हुआ। सूती वस्त्र उद्योग का किसने किया?
कावस जी नानाजी दाभाड़ ने 1854 में। सन 1854 से 1880 तक 30 कारखानों का निर्माण हुआ, जिसमें 13 पारसियों द्वारा बनाए गए थे। सन 1869 में स्वेज नहर खुल जाने से बम्बई के बंदरगाह पर इंग्लैंड से आने वाले सूती कपड़ों का आयात बढ़ने लगा। पहले क्या हो रहा, पूरा अफ्रीका घूम के आ रहा केप ऑफ गुड होप से। अब स्वेज नहर बन गया ना, तो सऊदी अरबिया और यहाँ अफ्रीका और एशिया के बीच में जो समुद्री मार्ग है, थोड़ा दूर मिस्र के पास में जो है ना, वहाँ पर ज़मीन है, तो उस ज़मीन को कोड़ के हटा दिया गया, जिससे इंग्लैंड देश का जो वहाँ पर भूमध्य सागर है, वो उस सागर का टच हो गया अरब सागर से। अब सीधे सीधे हवाई जहाज आने जाना, जिसको मैप पर आपको हम दिखा देते हैं। इसके बावजूद भी सन 1880 से 1895 तक सूती कपड़ों के मिलों की संख्या 39 से अधिक हो गया। सूती कपड़ा इंग्लैंड से आने के बावजूद थोड़ा बढ़ गया। इसने मैनचेस्टर के कपड़ा उद्योग को चिंता में डाल दिया, भारत में जब बनने लगा तो, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार वहां से आयात किए जाने वाले माल पर से आयात शुल्क समाप्त किया। मैनचेस्टर से जो सामान आ रहा है ना भारत, तो उस पर जो आयात शुल्क लग रहा है उसको हटा दिया। इससे भारतीय बाज़ारों में वहाँ का सामान यानी मैनचेस्टर का सामान अपेक्षाकृत कम मूल्यों में बिकने लगा, सस्ता हो गया। इस तरह से सस्ता मशीनों का आयात करके भारत में सूती वस्त्र उद्योग को बहुत बढ़ाया गया। सन 1895 से 1914 तक के बीच सूती मिलों की संख्या 144 तक पहुंच गई थी और भारतीय सूती धागे का निर्यात चीन को होने लगा। सन 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल एक मारवाड़ी व्यवसायी हुकुमचंद ने स्थापित किया। कलकत्ता में पहला जूट मिल लगा 1917 में। सन 1918 में पहल एक लिमिटेड कंपनी के रूप में बिरला ब्रदर्स की स्थापना हुई। सन 1919 में बिरला जूट कंपनी और 1920 में ग्वालियर में जियाजी राव सूती कारखाना खुला। घनश्याम दास बिरला ने अंग्रेजी कंपनियों से अनेक चालू कारखाने खरीदकर अपने व्यापार को बढ़ाया। टाटा बिरला बोलते हैं ना, देखिए बिरला यहाँ पर कपड़ा उद्योग में आया। जैसे एडविल से केशव राव कॉटन मिल खरीदा और मार्टिन से चीनी का कारखाने खरीद लिया घनश्याम दास बिरला ने। सन 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने बिहार में के साक्षी नामक स्थान पर, उस समय बिहार अभी का झारखंड हो गया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। जमशेद जी टाटा एक ऐसे भारतीय थे जिसमें भारतीय उद्योग की काफ़ी सूझबूझ थी और 1910 ईस्वी में उन्होंने टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना की। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लौह उद्योग ने काफ़ी प्रगति की। 1955 में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में इस्पात कारखाने खोलने की सहमति रूस, पश्चिम जर्मनी और ब्रिटेन के समझौते के आधार पर ली गई। समझे, भिलाई में रूस के सहयोग से, राउरकेला में पश्चिम जर्मनी, उस समय जर्मनी दो पार्ट में बटा हुआ था इसलिए पश्चिम जर्मनी, और दुर्गापुर में ब्रिटेन के साथ समझौता करके खोला गया। अभी भारत में 7 स्टील प्लांट हैं। कौन कौन से हैं? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी हीरापुर में है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टाटा जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित जमशेदपुर में है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती कर्नाटक में है, राउरकेला स्टील प्लांट राउरकेला में है, और भिलाई स्टील प्लांट भिलाई में, दुर्गापुर स्टील प्लांट दुर्गापुर में, बोकारो स्टील प्लांट बोकारो में है। ठीक है, ओके, अब अगले वीडियो में